नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग अपने पाठ्यक्रम में निहित सामाजिक संस्थाओं को समझना इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इसके 4 भागों को हम अपनी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज इसका 5वां भाग हम लोगों की पाठ्य वस्तु है। तो आइए हम लोग एक समग्र दृष्टि डालते हैं कि हमने अपनी पूर्व की कक्षाओं में क्या पढ़ा था और हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। आज हम किन किन बिंदुओं पर विचार करेंगे। बच्चों, हम अपनी पूर्व की कक्षा में जाने थे कि संस्था क्या होती है। ये जो संस्था है यह समाज को सुचारू रूप से संचालित करने में किस प्रकार से सहयोग प्रदान करती है, ये हम अपनी पूर्व की कक्षा में जाने थे। उसके बाद हमने जाना था कि संस्था के कितने प्रकार होते हैं। उससे परिचित होने के बाद हमने सर्वप्रथम परिवार संस्था को पढ़ा था। हमने जाना था कि परिवार संस्था की क्या उपयोगिता है और मनुष्य के सामाजिकरण में परिवार की क्या आवश्यकता है, परिवार की अनिवार्यता क्यों है, इससे हम परिचित हुए थे। और परिवार को पढ़ने के बाद हमने नातेदारी संस्था को पढ़ा था। हमने जाना था कि नातेदारी, जिसे हम अपने समाज में रिश्तेदारी के नाम से भी परिभाषित करते हैं, वह क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है, इससे हम परिचित हुए थे। इसके बाद बच्चों हमने विवाह संस्था को पढ़ा था। विवाह की अनिवार्यता क्यों है, विवाह के कितने प्रकार हैं, विवाह किसे कहते हैं, इससे हम परिचित हुए थे। और विवाह के बाद हमने जाना था कि धर्म क्या है, धर्म मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है, धर्म का क्या सामाजिक नियंत्रण है, धर्म मनुष्य को किस प्रकार से सामाजिक नैतिक बनाता है, इससे हम परिचित हुए थे। बच्चों, ये हमारी पूर्व की कक्षाओं में पढ़े गए विचार बिंदु हैं जिनसे हम परिचित हुए थे। आइए हम लोग एक दृष्टि डालते हैं कि हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा किसे कहते हैं, इसे आज हम पढ़ेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इससे आज हम सुपरिचित होंगे। शिक्षा की परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से शिक्षा की परिभाषा निर्धारित की है, जिसे विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा कहा है, वह क्या है, वह हम इसके अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के कितने प्रकार हैं, इससे भी आज हम सुपरिचित होंगे। और बच्चों, हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस आधुनिक समाज में जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली है, उसकी क्या विशेषता है, इससे भी आज हम परिचित होंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं कि शिक्षा क्या होती है। बच्चों, शिक्षा वर्तमान युग में शिक्षा वह महत्वपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति का सामाजिकरण करने के साथ ही उसे समाज में एक विशेष परिस्थिति करने के लिए तैयार करती है। बच्चों, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता। एक शिक्षित मनुष्य के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इसका नियमन हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसा उसका शारीरिक व्यवहार होना चाहिए, इस सब का नियमन शिक्षा करती है। और शिक्षित व्यक्ति का समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त होता है।
उसे समादर की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यही शिक्षा मनुष्य को प्रदान करती है। हम जाने कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा ज्ञान के संग्रह और उसके उपयोग की एक व्यवस्था है। विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न कार्यों का, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करना, कुशलता प्राप्त करना और उसका स्वयं के समुत्थान के लिए, परिवार के समुत्थान के लिए, समाज के समुत्थान के लिए, राष्ट्र के समुत्थान के लिए उपयोग करना, यही शिक्षा है। अब हम विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से यह समझते हैं कि उन्होंने शिक्षा किसे माना है, उनकी दृष्टि में शिक्षा क्या है। आइए हम विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इसे समझते हैं। शिक्षा की परिभाषा, एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं दुर्खिम। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह क्रिया है जो अधिक आयु के लोगों द्वारा उस पीढ़ी के लिए की जाती है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। अर्थात शिक्षा जो है माता पिता या गुरुजनों के द्वारा या समाज के जो श्रेष्ठ जन हैं उनका कार्य है कि वह अगली पीढ़ी को जो ज्ञान अर्जित किए हैं उन्हें हस्तांतरित करें, उन्हें सिखाएं, जिसमें वह स्वयं दक्ष हैं। वह अपनी भावी पीढ़ी को जो अभी सामाजिक जीवन में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, अभी किसी विशेष परिवार के सदस्य मात्र हैं, उनको जिसमें वह दक्ष हैं वह उन्हें सिखाएं। इस शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों में भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना। शिक्षा क्या करती है? बच्चे का भौतिक विकास करती है, अर्थात उसका स्वयं का जो बाह्य विकास है वह करती है। उसके बाद बौद्धिक विकास करती है, मानसिक रूप से सबल, आत्मविश्वासी, एक सच्चा इंसान बनाती है। और क्या करती है? नैतिक, उसके क्या उत्तरदायित्व हैं इस तरफ भी ध्यान आकृष्ट करती है। और वो उत्तरदायित्व समाज निर्माण का उत्तरदायित्व होता है। समाज में बच्चा निर्माणकारी कार्यों को करने के लिए तैयार होता है, यह कार्य शिक्षा करती है, यही नैतिकता है। और इसका प्रभाव कहाँ होता है? इसका जो प्रभाव है, जो शिक्षा ने तैयार किया बच्चे को, उसका बौद्धिक विकास किया, उसका भौतिक विकास किया, उसका नैतिक विकास किया, इस विकास का प्रभाव पूरे समाज तथा पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए जरूरी है। इन सारी विशेषताओं को धारण करके बच्चा अपने समाज और जिस पर्यावरण में वह रहता है उसके साथ अनुकूलन, समायोजन स्थापित कर लेता है। यह कार्य शिक्षा का है, यह दुर्खिम ने बताया है। अब हम दूसरे विद्वानों की दृष्टि में भी देखते हैं कि शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा आशय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। बच्चों, भारतीय चिंतन प्रणाली में माना जाता है कि जो ज्ञान है वह आत्मा का गुण है। तो ज्ञान कहाँ छुपा हुआ है? व्यक्ति के अंदर में छुपा हुआ है, वह उसमें अंतर्निहित है। उन्हीं शक्तियों को उजागर करना, उसी ज्ञान को उजागर करना शारीरिक, मानसिक
और अंतरात्मा में निहित जो शक्तियां हैं उनका विकास करना, यही कार्य शिक्षा का है, यही शिक्षा करती है। ब्राउन तथा रूसिक एक समाजशास्त्री हुए हैं। इन दोनों लोगों ने माना है कि शिक्षा विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वह संपूर्णता है जो सभी श्रेणी के व्यक्तियों की मनोवृत्तियों और आचरणों का निर्धारण करती है। शिक्षा क्या है? विभिन्न प्रकार के अनुभवों की संपूर्णता है जो सभी व्यक्तियों के लिए यह निर्धारित करती है कि वह क्या चिंतन करेंगे, उनकी मनोवृत्ति किस प्रकार की होगी और उन्हें किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, इसका निर्धारण भी शिक्षा करती है। और उनके आचरण किस प्रकार के होने चाहिए। यदि अनुकूल वातावरण है तो हर्ष की अवस्था में हर्ष का प्रकटन भी किस प्रकार से करना चाहिए, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई तो उन परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए, इसके लिए भी शिक्षा तैयार करती है। यदि किसी ने हमारे साथ अपकार किया तो उस अपकार के बदले में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार का निर्णय या किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इसका नियमन, इसका ज्ञान भी हमें शिक्षा कराती है। एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं रेमंड। इनके अनुसार शिक्षा विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इनके अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो बहुत ही सत्य बात है। हमेशा कहा जाता है कि व्यक्ति का सीखना या व्यक्ति का पढ़ना कभी समाप्त नहीं होता। वह हर समय अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने कार्यस्थल से, अपने जुड़े लोगों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। और जो सीखा, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे होता क्या है, उससे वह अपना भौतिक जो संसार है उसके साथ, जो उसका सामाजिक संसार है उसके साथ, और जो आर्थिक परिवेश उसे प्राप्त हुआ है उसके साथ समायोजन करना सीखता है, उसके साथ अनुकूलन बनाना सीखता है। हर परिस्थिति में व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है, और जो सीखता है वह ज्ञान उसके साथ जीवन भर सहयोग करता है, जीवन भर कार्य करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्यों आवश्यक है। इस पर हम एक दृष्टि डालते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को अपने सामाजिक मूल्यों और अपेक्षाओं के अनुकूल बनाना। यदि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के स्थापित नियमों, उस समाज के स्थापित मूल्यों, और वह समाज हमसे जो अपेक्षा रखता है, यदि उसके अनुकूल हम नहीं रहते हैं तो न हम स्वयं सुखी रहते हैं, न समाज में हम एक सही व्यक्ति, एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। तो हम एक सुयोग्य नागरिक बने, हम अपने सामाजिक मूल्यों, मानव मूल्यों के प्रति जागरूक रहें, यह कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति का नैतिक विकास करना। नैतिकता क्या है? अगर नैतिकता को हम मोटे तौर पर यही समझ लें कि जो हमारा कर्तव्य है,
कि हमें अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, गुरुजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हम मार्ग में जा रहे हैं तो हमारे साथ जो दूसरे अन्य व्यक्ति चल रहे हैं उनके साथ हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। हम जिस समाज में निर्वाह कर रहे हैं, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा किस प्रकार का एक सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। यही तो नैतिकता है। और नैतिकता में एक बल और होता है, वहां सिर्फ यही सोचना है कि यह करना मेरा उत्तरदायित्व है, यह करना मेरा धर्म है, उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं होती है। तो शिक्षा यही करती है, मनुष्य का नैतिक विकास करती है और नैतिक विकास करने के साथ ही उसमें उन क्षमताओं और कुशलताओं को विकसित करती है जिससे विभिन्न लोग अर्थात शिक्षित लोग अपने समय की जरूरतों के अनुकूल अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है, मनुष्य उसके साथ अनुकूलन बनाते हुए चलता है। यह कार्य शिक्षा करती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले तक हमारी कक्षा भौतिक रूप से संचालित होती थी। हम लोग भौतिक रूप से बैठ करके एक कक्ष के अंदर पठन पाठन करते थे, परंतु काल ऐसा परिवर्तित हुआ, हमने जो कुछ पूर्व में सीखा था उन सारी क्षमताओं का उपयोग किया और आधुनिक संयंत्रों के आधार पर हमारी शिक्षण प्रणाली चल पड़ी और जो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई थी उसका हम लोगों ने सामना किया और अपनी शिक्षा को भी, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। यही अनुकूलन हमें शिक्षा सिखाती है। जैसी परिस्थितियां आए वैसे हम हो जाए। तीसरा है, वर्तमान युग में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण में वृद्धि करके आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करना। बच्चों, आप समझिए ये विशेषीकरण क्या है। विशेषीकरण अर्थात आप इससे दूसरी भाषा में सुपरिचित हैं, स्पेशलाइजेशन। किसी विशिष्ट कौशल का विकास करना। जैसे अभी आधुनिक युग में इंजीनियरिंग प्रचलित हुआ है, तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे क्षेत्र हो गए। जहाजरानी का अलग हो गया, कंप्यूटर का अलग हो गया, टेक्सटाइल का अलग हो गया। ये सारे अलग अलग क्षेत्र स्थापित हुए, अलग अलग स्पेशलाइजेशन हुआ और ये सारे विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन होने से हुआ ये कि श्रम विभाजन हो गया। जो जिसमें विशिष्ट है, जिसमें विशेष रूप से दक्ष हुआ है, वही उस क्षेत्र में जाकर के कार्य कर रहा है। इससे क्या हुआ, आर्थिक विकास की जरूरतें पूरी हुई। ऐसा नहीं हुआ कि सिविल का व्यक्ति जाकर के जहाजरानी में काम करने लगे, जहाजरानी का व्यक्ति सड़क निर्माण में लग जाए, तो ये संभव नहीं है कि वह सहजता से अपना कार्य कर पाए। शिक्षा ने क्या किया, विशेषीकरण कर दिया, स्पेशलाइजेशन कर दिया, व्यक्ति को एक विशेष कार्य में विशेष दक्ष बना दिया और वह व्यक्ति उसी कार्य को पूर्ण मनोयोग से करके आर्थिक विकास को बढ़ा रहा है। आज ये कार्य शिक्षा कर रही है। और क्या करती है शिक्षा, व्यक्ति की मनोवृत्तियों तथा विचारों को तर्कपूर्ण बनाकर आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहन देना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति आत्मनियंत्रित रहे। यदि किसी ने कुछ कह दिया कि ऐसा है, तो उसको लकीर का फकीर बन के मान न ले, उसमें तर्क करके सिद्ध करे कि वस्तुतः वह व्यक्ति जो कह गया है वह सत्य कह गया है या असत्य था। जो बात उसने हमें बताई उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या वह ऐसे ही कुछ कह गया और हम उसको मान बैठे हैं। इस दृष्टिकोण का विकास भी शिक्षा करती है।
शिक्षा व्यक्ति को मानसिक रूप से भी सफल बनाती है। व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट होता है कि हमने अमुक पद, अमुक स्थान प्राप्त कर लिया, हमने अमुक दिशा में कार्य किया था और वह हमें प्राप्त हो गया। यह मानसिक संतोष भी शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा का एक उद्देश्य है व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रशिक्षण देना। जैसे यदि हम शिक्षित न होते, यदि हमारी शिक्षण प्रणाली का इतना विकास नहीं हुआ होता, तो हम अपनी भारत की विविध सांस्कृतिक विशेषताओं से सुपरिचित नहीं हो पाते। यह कार्य शिक्षा ने बहुत ही सहजता से कर दिया है। शिक्षा सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहारों की सीख देती है तथा नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करती है। इससे हम भली प्रकार सुपरिचित हो चुके हैं कि शिक्षा सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देती है, हमें किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करने चाहिए इसकी भी सीख देती है, और हमें नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। विविध कथाओं, विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न महापुरुषों के जीवन वृत्त से परिचित होकर के हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। और ये कथाएं हम कैसे जाने, हम शिक्षित हुए, शिक्षा ने हमें वह हमारे तक पहुंचाया कि कलाम जी का क्या व्यक्तित्व था। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कलाम जी को जितनी आसानी से समझ सकता है, अनपढ़ व्यक्ति उतनी सहजता से बताने पर भी शायद समझे। इसलिए शिक्षा जो होती है नैतिक जीवन को जीने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। शिक्षा बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार, जैसा बच्चा चाहे, जैसी उसकी अभिरुचि हो, उसके अनुसार विशेष क्षेत्र में कुशलता विकसित करने का अवसर देती है। अभी हमने पूर्व में भी बताया कि शिक्षा अब स्पेशलाइजेशन को प्रमुखता देने लगी है। आपकी जिसमें अभिरुचि हो उसमें आप दक्ष होइए और उसमें आप कार्य करिए, यह अवसर भी शिक्षा प्रदान करती है। और हम जब किसी विशेष कुशलता में, किसी विशेष कार्य में दक्ष हो जाते हैं तो उसमें व्यवसाय और आजीविका उपार्जित करने के योग्य भी शिक्षा हमें बनाती है। शिक्षा के प्रकार। बच्चों, एक संस्था के रूप में शिक्षा की प्रकृति को समझने के लिए हम यह जानते हैं कि शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इस प्रकार की शिक्षा का कोई स्पष्ट या विशेष नियम नहीं होता है। इसके द्वारा व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, सामाजिक मानकों, अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्यतया यह शिक्षा समाज में किसी मूर्त संस्थान में नहीं दी जाती। जैसे हमारे पिता यदि लोहार हैं, स्वर्णकार हैं, तो हमने तत्संबंधी जो कला है, जो कुशलता है, वह सहजता से ऐसे ही सीख लिया। यही हुई अनौपचारिक शिक्षा। उसके लिए हम किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं गए, हमें कोई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम उस कर्म में दक्ष हो गए। यही अनौपचारिक शिक्षा है। इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बालक को किसी विशेष प्रशिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में नहीं जाना पड़ता है। अब हम औपचारिक शिक्षा को देखते हैं कि वह क्या है। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा आज के बड़े और जटिल समाजों की विशेषता है। जब छोटे नगर राज्यों की जगह बड़े बड़े लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना होने लगी,
तब व्यक्तियों को जीवन के आरंभ से ही एक ऐसी शिक्षा देना जरूरी समझा जाने लगा जो कुछ सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित हो, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। सामान्य तौर से आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा किसी शिक्षण संस्थान के अंतर्गत दी जाए, जिसके लिए हमें प्रमाण पत्र दिया जाए, जिसका कुछ निर्धारित पाठ्यक्रम हो और उस पाठ्यक्रम को किसी निर्धारित समयावधि में पूरा करना हो, और जो पाठ्यक्रम निर्धारित था उसको हम जब एक निर्धारित समय में पूरा कर लिए, तब विशेष परीक्षाओं के द्वारा हमारा मूल्यांकन किया जाए कि हमने क्या सीखा। यह क्या हुआ? औपचारिक शिक्षा हुई। ऐसी शिक्षा का उद्देश्य जो है, बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार एक विशेष क्षेत्र में कुशलता विकसित करने का अवसर देना है, जो किसी विशेष व्यवसाय द्वारा आजीविका उपार्जित करने के योग्य बनेगा। और यह शिक्षा क्या करती है? सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक एकीकरण, तार्किक ज्ञान जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को जागृत करती है। बच्चों, अब हम सुपरिचित होते हैं कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता है कि यह शिक्षा औपचारिक है, यह शिक्षण संस्थानों के माध्यम से दी जाती है, इसका निर्धारित पाठ्यक्रम है, निर्धारित समयावधि है, और निर्धारित समय पर बच्चे ने क्या सीखा इसके लिए परीक्षाएं आयोजित होती हैं और तदनंतर बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह एक प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि वर्तमान शिक्षा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की उप प्रणाली है। उप प्रणाली से समझिए कि वह सामाजिक रूप से तैयार करती है, आर्थिक रूप से तैयार करती है, वह डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, बहुत प्रकार के लोगों को तैयार करती है, आर्थिक जगत को भी सुदृढ़ बनाती है, और राजनीतिक रूप से भी शिक्षा प्रणाली संबंधित है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वह राज्य द्वारा निर्धारित होता है। उसके लिए राज्य स्तर पर कुछ समितियां, कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं जो पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगी, समय समय पर परीक्षाएं कराएंगी, प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी, विशेष प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करेंगी। यह वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में प्रचलित है। उसके बाद शिक्षा से गतिशीलता में वृद्धि होती है। व्यक्ति स्थानीय स्तर पर गतिशील होता है, अर्थात जब उसे कोई व्यवसाय प्राप्त हो जाता है, कोई नौकरी प्राप्त हो जाती है, तो वह जिस स्थान पर उसका जन्म हुआ होता है उसे छोड़कर उस व्यवसाय हेतु, उस व्यापार हेतु, उस नौकरी हेतु अन्यत्र भी जाता है। स्थानीय परिवर्तन भी उसका होता है, स्थानीय गतिशीलता होती है। सामाजिक गतिशीलता, वह जिस समाज में जाता है, यदि उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में जाता है तो वहाँ के रीति रिवाजों, वहाँ के कार्यकलापों, वहाँ की भोजन की जो पद्धतियां हैं उसको भी सीखता है। तो यह उसकी सामाजिक गतिशीलता हुई। उसके बाद व्यावसायिक गतिशीलता। अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली यही करने लगी है कि पिता का जो व्यवसाय है आवश्यक नहीं है कि वह पुत्र करे। व्यवसायी पुत्र का पिता डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर का पुत्र व्यवसायी भी हो सकता है। यह व्यावसायिक गतिशीलता भी हुई है। उसके बाद विशेषीकरण का साधन, स्पेशलाइजेशन का साधन हो गई है। बच्चा किसी विशेष कार्य में, विशेष क्रियाकलाप में भी दक्ष हो रहा है। बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है, इसे समझाइए। दूसरा प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और तीसरा प्रश्न है शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, और चौथा प्रश्न है आधुनिक शिक्षा की विशेषताओं को समझाइए। अभी आपने जाना है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, आशा है यह पाठ आपको समझ में आया होगा।
शेषम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।